हेलो गाइस। मैं हूं आपकी अपनी कोमल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, हाउ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन आवर बॉडी, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है अबाउट टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ओके, लेट मी टेल यू रिसेप्टर्स क्या होते हैं। जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को बाहर के एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में इसको प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर का मतलब क्या है? ये जितने भी तरह का टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करता है। कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ खाया है तो इट डिटेक्ट्स कि वो चीज़ जो है वो स्वीट है, सावर है, स्पाइसी है, तो वो सब कुछ गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। सेकेंड इज ऑल्फैक्टरी। इट डिटेक्ट स्मेल, किस तरह की स्मेल आ रही है इसको कौन डिटेक्ट करेगा? ऑल्फैक्टरी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये नेम्स याद रखना। नाउ अब हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रेवल कैसे करती है? आपने ये डायग्राम देखा ही होगा, न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। तो दिस इज योर डेंड्राइट टिप, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी हियर, देन वो सेल बॉडी से होके पूरी ट्रेवल करेगी, देन एक्सॉन, ठीक है, एंड देन एंड पर पहुंचेगी। ओके, वहां पर एक केमिकल रिलीज होगा, ठीक है, जहां से ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ये जो गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रेवल करते हुए नेक्स्ट डेंड्राइट टिप पर पहुंचेगी। इस तरह वन टू अदर सेल स्ट्रक्चर पर ट्रेवल करते हुए ये हमारी एट द एंड ऑफ बेसिकली ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है। तो यू कैन लर्न दिस प्रोसेस। फर्स्ट इज डेंड्राइट टिप, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, देन एंड देन केमिकल रिलीज। इसके बाद एक चीज जरूर ध्यान रखना, डेंड्राइट टिप पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जहां से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। आपके पास में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, या नर्व सेल है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में ट्रेवल करती है। सो यू शुड नो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्लियर? सेकेंड एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 1 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्स? साइनेप इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच का ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्लियर? ना थर्ड इज टाइप्स ऑफ एक्शंस, ठीक है। हमारी बॉडी में दो तरह के एक्शंस होते हैं, एक होते हैं वॉल्यूंटरी, एक इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं जो हम सोच समझ कर, ठीक है, बहुत ध्यान से करें, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमारी बॉडी में ऐसा कोई एक्शन हो रहा है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, हम चाहें भी तो उसको रोक नहीं सकते या चला नहीं सकते, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल वॉलंटरी की बात करते हैं। व्हेन एक्शंस आर प्रोड्यूस्ड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ थॉट्स, जहां पर हमने सोचा समझा कि मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ बोलना है, कहीं चलना है ना, तो ये सारे हमारे क्या? वॉलंटरी एक्शंस। वी हैव फुल कंट्रोल ओवर दीज एक्शंस एंड एग्जाम्पल्स के क्या रहते हैं? राइटिंग, रनिंग, स्पीकिंग एटसेट्रा। Involuntary actions, when actions are produced without involvement of thoughts, ठीक है। जब एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं थॉट्स की इन्वॉल्वमेंट के बिना, आप कुछ सोचते समझते नहीं हो, बस वो चीजें हमारी बॉडी में हो रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सी चीजें हमारी बॉडी में, ऐसी बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं जिसके बारे में ही हमें इवन पता भी नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, हार्ट बीट हमेशा चल रही है, आप सोचो ना सोचो, ठीक है। सो वी हैव नो कंट्रोल ऑन दीज टाइप ऑफ एक्शंस, ठीक है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसका डिफरेंस यूजुअली पूछा जाता है एग्जाम में, तो मेक श्योर आपको ये 2-3 पॉइंट्स याद हों ताकि आप लिख सको और इजीली आपको मार्क्स मिल जाएं। ओके ना, इसके बाद आपके पास आता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, एक ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो होता है एक स्टिमुलस को, ठीक है। स्टिमुलस मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हुआ उसको हम स्टिमुलस बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, ठीक है, कोई हॉट पेन था, आपने उसको हाथ लगाया, बिना सोचे समझे हमारा हाथ हम एकदम से पीछे खींच लेते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि अगर हाथ वहां पर रहा तो जल सकता है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन में ब्रेन इंक्लूड नहीं होता।
बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है पहले ब्रेन तक पहुंचेगी, ठीक है, वो सोचेगा, देन आपको दोबारा से वो इंफॉर्मेशन भेजेगा कि हाँ जी हाथ हटा लो। इतनी देर में तो जी हाथ जल के फूक जाना, समझे? ठीक है, तो इसीलिए इस कंडीशन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, रिफ्लेक्स आर्क काम करती है, वो डायरेक्टली हाथ को हटा लेती है। कुछ रिस्पॉन्स जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर फिक्स्ड होते हैं कि ऐसे केस में ऐसा होता है, ऐसे केस में ऐसा होता है, तो वो ऑलरेडी होता है। सो इट्स एन ऑटोमेटिक इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? बेसिकली जैसे रिसेप्टर है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आई, देन सेंसरी न्यूरॉन पे गई, देन रिले न्यूरॉन पर गई, देन मोटर पर, एंड देन वापस मसल के पास आ जाती है। आपकी बुक में आपने देखा होगा वो जो हैंड वाला डायग्राम है, हैंड लगा हुआ है और वो किसी हॉट पेन को टच कर रहा है, तो वो पूरा रिफ्लेक्स आर्क का है कि वहां पर आप देखोगे जो हमारा जो हैंड ना, वहीं से मसल से ही हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वापस से हमारे पास आ जाती है, ब्रेन तक नहीं पहुंचती है। तो ये क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं। आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो कैसे? ये हमारे क्या होते हैं? क्विक रिस्पॉन्सेज, ठीक है। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम जो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। एक है सेंट्रल मेन नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन में से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कोड में से निकलती हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक हेल्पिंग नर्वस सिस्टम है, ठीक है। मेन पार्ट इज ऑलवेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, ठीक है, ये क्या करता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। क्या करता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट्स। बाकी सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन से कलेक्ट करके ये बाकी बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाता है कि अब आपको ये काम करना है। ये काम कौन करता है? पेरिफेरल, ठीक है। तो समटाइम्स इनके बीच में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो आप इस फॉर्म में याद कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअली आता है तो भी आपके पास लिखने के लिए इनफ मटेरियल है, दैट इज इजी टू लर्न। और अगर आपके पास डिफरेंस में आता है तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ना पार्ट्स ऑफ ब्रेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के। तीन पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन मतलब आगे वाला हिस्सा, ठीक है। यही है हमारा मेन थिंकिंग पार्ट। जितना भी थिंकिंग वाला काम है वो सारा काम कौन कर रहा है? फोर ब्रेन कर रहा है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? ये क्या करता है? अब हमारे न्यूरॉन से होते हुए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन के पास आया, ठीक है। अब इसको उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा स्पेसिफिक एरियाज में, ठीक है। जैसे टेस्ट वाला टेस्ट की तरफ चला गया, अलग अलग, क्योंकि एरियाज हमारे पास ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं हमारे ब्रेन में। टेस्ट का अलग डिपार्टमेंट है, आईज का अलग है, स्मेल का अलग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से जो सा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया उसके हिसाब से उसको उसके डिपार्टमेंट में भेज दिया, ठीक है। वहां पर वो प्रोसेस होगा, ठीक है। और जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो मतलब पहले हमारे साथ कुछ इंसिडेंट रहा होगा, वो इन्फॉर्मेशन जो उसने स्टोर किए उसके साथ वो उसको मिक्स करेगा एंड एट द एंड डिसीजन लेगा और इम्पल्स को क्या करेगा? मसल तक भेज देगा वापस कि अब आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है। मिड ब्रेन का काम क्या है? ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को, मतलब वो जो इमीडिएट मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करता है। किस किस के? आइज के और हेड के, ठीक है। इट हेल्प्स इन द विजन, ठीक है। इट हेल्प्स इन हियरिंग, इट एक्ट्स एज द रिले सेंटर बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम भी कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। नाउ हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये ध्यान रखना। हिंड ब्रेन का क्वेश्चन एक अलग से भी बनता है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। पहला तो क्वेश्चन यही आया था, हु कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन? हिंड ब्रेन, ठीक है। अब इस हिंड ब्रेन में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके ऊपर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है। जैसे मेड्यूला है, ठीक है। मेड्यूला कैसे एक्शंस को कंट्रोल करता है? वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, जो हमारी माउथ में बार बार सलाइवा आता है ना, एट एक्स्ट्रा इज कंट्रोल्ड बाय दिस मेड्यूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि फॉर एग्जांपल आपको ब्लड प्रेशर दे दिया, हु कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, या सलाइवेशन दे दिया, वॉमिटिंग दे दिया, सबसे ज्यादा वॉमिटिंग के बारे में पूछते हैं मेड्यूला से रिलेटेड, ठीक है। एक सेरिबेलम, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। हु मेंटेन्स बॉडी पोस्चर इन आर हु मेंटेन्स आर बॉडी पोस्चर? दैट इज सेरिबेलम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। नाउ
ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब प्लांट का, अब हमारा ये तो था हमारे ब्रेन से रिलेटेड, अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने लगे, ठीक है? ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब प्लांट्स की डायरेक्शनल ग्रोथ, ठीक है? बेसिकली प्लांट को एक तरफ से स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज आई, ठीक है? तो प्लांट अगर उसी साइड को ग्रो करने लग जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है? कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है? ये धीरे धीरे करके, क्योंकि इधर की तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके इधर को झुक जाएगा, ये इसका ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है? अब 4 तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। एक होता है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। फोटो से आपको पता होगा, फोटो मीन्स लाइट, जियो मीन्स ग्रेविटी, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, एंड थिग्मो मीन्स टच। अगर लाइट के रिस्पॉन्स में, मतलब कहीं से प्लांट को लाइट आती है, वो उस साइड को ही ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविटी, जो प्लांट की रूट्स होती है ना, वो और ज्यादा नीचे को ग्रो करती है, ठीक है, और शूट अपवर्ड ग्रो करती है, ये किसका एग्जाम्पल है? जियोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, प्लांट फॉर एग्जाम्पल कहीं से मिट्टी में एक साइड से ज्यादा पानी मिलता है, तो उसकी जो रूट्स है ना प्लांट की, उधर की साइड को ही ग्रो करने लग जाए, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्स टू वाटर विच इज हाइड्रोट्रोपिज्म, एंड रिस्पॉन्स टू टच विच इज छुई मुई प्लांट। आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट भी जिसको हम बोलते हैं, कि अगर कोई उसको टच करता है तो वो एकदम से मुरझा जाता है, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये ग्रो कैसे करता है? आपने ये तो पढ़ लिया कि ट्रोपिज्म होता है, होता कैसे है, तो इस चीज को हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है? व्हेन ग्रोइंग पार्ट्स डिटेक्ट लाइट, हम फोटोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स ने जब लाइट को डिटेक्ट किया, एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑक्सिन, ठीक है, वो सिंथेसाइज करता है एट द शूट टिप, शूट की टिप पे वो सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, वहां पर वो ग्रो करना शुरू करेगा। हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, जैसे सेल लंबे हो जाते हैं, ग्रो लॉन्ग ग्रो करते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट, auxin diffuses towards the shady end of the shoot. This concentration of auxin stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot, which is away from the light. Thus, the plant appear to bend toward light. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे वो थी ना, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका स्टिमुलेट होगा, ठीक है, जिससे क्या हुआ, अब ये वाली साइड क्या होगी, यहाँ से सेल लॉन्ग होने शुरू हो गए, ठीक है, और हैवी, यहाँ पे हैवी होने शुरू हो गए, तो दूसरी साइड क्या होगी, उधर की तरफ को झुक जाएगी, ठीक है। तो इस वे में ये प्लांट की जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर दिस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, ठीक है, 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, यू कैन राइट देयर आर 5। फर्स्ट इज गिबरेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन के आ जाता है, ठीक है, हर पार्ट का, या फिर एक कंबाइंड क्वेश्चन भी आ जाता है कि पांचों के बारे में एक साथ पूछ लिया कि टेल मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, ठीक है, तो जिसमें आप एक साथ लिख सकते हो। और अगर आपको अकेले अकेले आता है तो आप अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है अकेले में, ठीक है। फर्स्ट इज गिब्रेलिन। गिब्रेलिन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द स्टेम इलांगेशन, स्टेम बड़ी होने में हेल्प करता है। प्रमोट सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, फ्लावर्स बनने में और सीड के जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। सेकंड इज ऑक्सिन। अब ऑक्सिन क्या है? प्रमोट सेल इलोंगेशन अगेन, ठीक है, ऑक्सिन भी सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, कि सेल को बड़ा करने में हेल्प करता है, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि ऑक्सिन वहां पर डिफ्यूज होता है जहां पर वो चाह रहा है सेल लंबा हो जाए, और उसके भार के कारण आगे वाला जो पार्ट है उधर की तरफ को झुक जाता है, ठीक है। हेल्प इन फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, इन दोनों चीजों में ये हेल्प करता है। प्रमोट सेल डिवीजन अगेन, ठीक है, ये सेल के डिवाइड होने में हेल्प करता है, ठीक है, इलोंगेशन नहीं, डिवाइड होने में मतलब डिवीजन में हेल्प कर रहा है। एंड डिले एजिंग ऑफ लीव्स, और लीव्स को एज होने में मतलब सूखने में डिले कर देता है, ठीक है, उसको जितना हो सके हरा रखता है, अच्छा रखता है, सुंदर रखता है। इथिलीन हेल्प्स इन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के बनने में हेल्प करता है। एंड प्रमोट्स फॉल ऑफ लीव एंड फ्लावर्स, ये फ्लावर्स के गिरने में और लीव्स के गिरने में
हेल्प करता है, उसको प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड, ये यूजुअली ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड अलग से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड का काम क्या, इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है, ठीक है। एंड कोज डोरमेसी इन सीड्स एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ गया एडर्नलाइन ग्लैंड। अब एडर्नलाइन ग्लैंड क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। इट सिक्रीट्स एडर्नलाइन हार्मोन, ये क्या करता है, एडर्नलाइन हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। जिसके 5 फंक्शन होता है। एक तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, एक ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, रेज कर देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज कर देता है, ठीक है। और हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ बेसिक चीज क्या है। एड्रेनालाइन क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी को अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए, यूजुअल से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एड्रेनालाइन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी। वाई, क्योंकि एड्रेनालाइन क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। हमें ये पता है, 5th चैप्टर हमने रीड किया है तो कि हार्ट रेट जितना ज्यादा हमारा ब्लड का स्पीड इंक्रीज होगा, उतनी जल्दी जल्दी, और ब्रीदिंग इंक्रीज होगा, उतनी जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगा। जितना जल्दी ऑक्सीजन आएगा वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, एट द एंड एनर्जी बनाएगा। अगर आप भागते हो, ठीक है, भागते हो तो आपको हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीद करते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जितना जल्दी ब्रीदिंग होगा हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और वो ऑक्सीजन यूज होता है किसमें, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में, जो हमें एट द एंड क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, हार्ट रेट बढ़ा दिया, ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, और ग्लूकोज लेवल बढ़ा दिया, फटाफट से ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जहां से एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और एट द एंड जहां पर एनर्जी चाहिए वहां पर एनर्जी हमें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हैंड्स बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, तो मेरे हैंड्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए उस टाइम पे, तो वो क्या कर रहा है, एड्रेनालाइन हमारे हैंड को जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी में थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। थायरोक्सिन जो होता है वो आयोडीन को यूज करके बनता है। अच्छा, ये आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि आयोडीन जो है हमें कहाँ से मिलता है, सॉल्ट से मिलता है। टाटा नमक आयोडीन, सबने सुना होगा ये चीज, है ना। सॉल्ट से हमें आयोडीन मिलता है। थायरोक्सिन अब काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है, ये मेंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर आपके पास आयोडीन की कमी हो, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो तो आप एक प्रॉब्लम से सफर कर सकते हैं। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड गोइटर, GOITRE, गोइटर। और गोइटर को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, बाय द स्वेलिंग ऑफ नेक। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज this problem called where you see the swelling of the neck, so you should know about this, that it is called goiter, कि गोइटर के कारण ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करते हैं। अगर आपकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड की कमी है, लैक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब हाइट छोटी रह जाना, बोना होना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी में हमारे पास 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मेल्स के अंदर हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल्स के अंदर बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये मैंने छोटे छोटे पार्ट से आपको दिए हैं सिर्फ एग्जाम मोटिव से, कि आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, और एग्जाम में अगर कोई भी छोटा सा भी पार्ट आता है तो आप इससे आंसर कर सकते हो, इनफ है यहाँ पे, ठीक है। देन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। अच्छा, जिनके घर पे लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, उनको बहुत अच्छे से पता होगा इंसुलिन क्या काम करता है। हमारी बॉडी का जो पेनक्रियाज है, अगर वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, मतलब वो जितना शुगर हमारी बॉडी में आ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं, गोलियां ले लेते हैं, पिल्स ले लेते हैं, या फिर जिनकी बहुत ज्यादा शुगर होती है उनको इंजेक्शन भी लगते हैं इंसुलिन के। वो क्या करता है, हमारी बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर किसी का पेनक्रियास ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, वो ठीक से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब उस बंदे को डायबिटीज हो गया। डायबिटीज का बेसिक मीनिंग ही क्या है, कि आपका शुगर लेवल जो है वो हाई रहने लग गया है, लो रहने लग गया, मतलब पेनक्रियाज अकॉर्डिंग टू द शुगर लेवल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, वो ठीक से मेजर नहीं कर रहा। तो ये था आपका सिर्फ छोटा सा चैप्टर, ठीक है। ये कोई 5 से 6 पेज के नोट्स है। इफ यू वांट कि आपको ये नोट्स अकेले प्रोवाइड कर दिए जाए, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगी, ठीक है। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन आप पूरा यहाँ पर सुन ही सकते हैं।
ठीक है? इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको अब जल्दी प्रोवाइड करूँगी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।